हेलो। एक बार कमेंट इसमें कमेंट बता दो कि कौन कौन आ चुका है। राम राम भाई, श्री कृष्णा म्यूजिक, राम राम। वंशु, राम राम, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। आ जाओ भाई जल्दी से एक बार सारे आ जाओ, फिर हमारा आज मैथमेटिक्स की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। सारे के सारे जल्दी से आ जाओ। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल मैथमेटिक्स जो है ना, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक का पूरा हम मैथ्स करेंगे। ठीक है, जो बिल्कुल ये समझ लीजिए जिसको कुछ भी नहीं आता उसको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो कौन कौन आ चुका है। अभी 9 हो चुके हैं, और भी जल्दी से आ जाओ। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो इस टाइम पे क्लास में मतलब कॉलेज वगैरह की मतलब होते हैं, लेकिन वो बाद में देखेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट भी हैं, लेकिन कमेंट में बता दो कौन कौन आ चुका है, मुझे पता लग जाएगी किस किस कौन कौन आया है अभी। फिर इसको स्टार्ट करते हैं। आवाज़ सही आ रही है? प्लस में एक बार ये बता दो, आवाज़ क्लियर है? आ जाओ भाई, मैथमेटिक्स की पहली क्लास अपनी। एक बार कमेंट में मुझे बता दो कौन कौन है। मैथ्स में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। यहाँ से जो है ना, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस आते हैं भाई। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। तो आज हम नंबर सिस्टम के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, और बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे। कुछ भी अगर नहीं आता आपको तो भी आपको सब कुछ आ जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। तो नंबर सिस्टम हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सभी एक बार मुझे कमेंट करके बता दो कौन कौन आ चुका है, जिससे मैं क्लास स्टार्ट कर दूँ। बताओ भाई एक बार। नंबर कमेंट क्यों नहीं कर रहे तुम? चलो मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, तुम कमेंट तो करोगे नहीं, ठीक है। हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम से पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वोल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। इन चीज़ों की नॉलेज जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को पता नहीं लगता कि वोल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, मतलब नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि देखो, सबसे पहले वोल नंबर, अगर आप लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, वोल नंबर जिसको बोलते हैं हम पूर्ण संख्या। वोल नंबर का मतलब होता है, यहाँ पर हिंदी में बोले तो पूर्ण संख्या होती है भाई। ये क्या होती है? पूर्ण संख्या। ठीक है भाई। पूर्ण संख्या में कौन कौन से आते हैं तो मैं आपको बता दूं, देखो, जीरो से लेकर आगे तक के जितना भी स्केल है, 0, 1, 2, 3, ये आप चलते जाओ, ये सारे क्या है? अपने वोल नंबर है, मतलब पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वोल नंबर होते कौन से हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये पता नहीं होता कि वोल नंबर आपको किस मिल जाएगा एग्जाम में, कि वोल नंबर है, वोल नंबर आपको दे रखे हैं 10 नंबर तक दे रखे हैं, मान लीजिए आपको ये बोल देंगे कि वोल नंबर दे रखे हैं 10 नंबर तक आपको दे रखे हैं, तो आप ये बताओ उनका सम क्या होगा। ठीक है, या फिर आपको बोल लेंगे कि भाई मतलब पहली 10 प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्याएं हैं, उनका सम क्या होगा। तो ये चीज़ें हमें पता होनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है वो आप लिख लीजिए। अब देखिए, ये तो हमारे वोल नंबर होगी। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर मैं बता दूँ आपको, नेचुरल नंबर जो है ना वो 1 से स्टार्ट होते हैं भाई, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। ये दो चार बेसिक चीज़ें हैं, ये मैं क्लियर करवा देता हूँ, उसके बाद में हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये दो चार चीज़ें नॉर्मल हैं, ये मैं आपको करवा देता हूँ मैं इसको। ठीक है, प्राकृत संख्याएं में क्या आएंगी भाई आपकी? प्राकृत संख्याएं जो है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, ये चलती जाएंगी भाई तुम्हारी इन्फिनिटी तक।
ठीक है, तो ये होते हैं आपके प्राकृत संख्याएं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए भाई, अब अगला डाल लीजिए आप प्राइम नंबर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये चीज जो है ना सबसे अलग बताऊंगा। इसमें क्या है आपके साथ में, ठीक है, प्राइम नंबर डाल लीजिए। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं इसको? अभाज्य संख्या। तो ये देखिए भाई, ये होती है अपनी अभाज्य संख्या। तो ये कौन कौन सी होती हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो भाई अपने आप से या फिर एक से तो डिविजल होते हैं, लेकिन इसके अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होते, वो होते हैं अपने प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लीजिए, अपने आप से या फिर एक से जो डिवाइड ना हो, सॉरी डिवाइड होते हैं, इसके अलावा किसी से ना हो, इसके अलावा किसी से ना हो, ठीक है, तो वो होते हैं अपने प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में अपने कौन से आएंगे? सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है भाई 2, ये सबसे छोटा होता है भाई, ध्यान रखना। इसके अलावा आएंगे 3, 7, 11, 13, ये चीज़ें जो है आपकी ऐसे ही चलती जाएंगी। तो अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। अभी मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना, जब इनका समझाऊंगा इसका मैटर रोल कहाँ पे निभाना आपको, लेकिन अभी इनको सिर्फ इतना दिमाग में बैठा लो कि प्राइम नंबर होते क्या है, वोल नंबर होते क्या है, नेचुरल नंबर होते क्या है। क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके वाले करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई 3 डिजिट के, देखो हमें 3 डिजिट के पूछ लेते हैं भाई, 3 डिजिट का पहला प्राइम नंबर क्या है? 3 डिजिट के प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, पहला पूछ लेते हैं या फिर लास्ट पूछ लेते हैं। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, पहले 3 नंबर के जो है ना, 3 डिजिट के जो नंबर हैं प्राइम नंबर, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक तो सबसे पहला जो प्राइम नंबर बनेगा 3 डिजिट का, वो है आपका 101, ये आपको याद रखना है। और सबसे लास्ट जो है ना, वो पूछ लेते हैं कि भाई लास्ट 3 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, 997 है भाई। तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा एक आधा और भी याद रखना है तो रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहला और लास्ट ये आपको हमेशा याद रखने हैं। पहला और लास्ट जो है वो हमेशा याद रखना है। अब देखिए भाई, अब कभी कभी पूछ लेते हैं भाई 4 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, या फिर 4 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई 4 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई 4 डिजिट का जो सबसे छोटा जो नंबर है ना, वो तो है अपना 1009, सबसे छोटा तो है 1009, और सबसे बड़े की बात करें तो 9873। ये भी आपको दिमाग में फिट होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना सवाल एज इट इज पूछे जाते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसे सवाल भी देखने को मिलते हैं, और बीच के तो कोई ज़रूरी नहीं है, याद करो तो कर लेना, लेकिन वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट और लास्ट हमेशा आपको याद रखना है। तो ये तो हो गए हमारे प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर का खेल ख़त्म। अब हम आते हैं, देखो भाई, अब हम करते हैं बात किसकी? इंटीजर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए इंटीजर्स, यहाँ पर डाल लीजिए इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। तो पूर्णांक में सभी आ जाते हैं, पॉजिटिव भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं, और जीरो भी आ जाता है भाई। तो ये अपने क्या है? पूर्णांक है भाई, ये है अपने पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक में क्या होगा? जीरो भी आएगा, पॉजिटिव नंबर जो है वो भी आएंगे, नेगेटिव नंबर भी आएंगे। तो ये समझ लीजिए आप लास्ट में, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये चलते रहेंगे। लास्ट में अगर नेगेटिव में भी चलते रहेंगे और पॉजिटिव में चलते रहेंगे। तो ये सारे क्या हैं? अपने इंटीजर्स हैं, मतलब पूर्णांक संख्याएं हैं। तो ये हमारे पूर्णांक होते हैं भाई, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए पूर्णांक में कौन कौन से नंबर आते हैं। अब देखिए, इसके अलावा अभी बात करें हम रियल नंबर की, तो रियल नंबर कौन से होते हैं भाई? तो वो देख लीजिए आप एक बार। रियल नंबर
तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए रियल नंबर। रियल नंबर में वो सारे नंबर आते हैं जिनकी कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सारे क्या है, अपने रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। एक होते हैं इमेजरी नंबर, जिनमें कॉम्प्लेक्स नंबर में हम मतलब एक चैप्टर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें इमेजरी नंबर का जो है वो हम पढ़ते हैं। लेकिन इमेजनरी नंबर जो है ना वो रियल नंबर नहीं होते, वो वास्तविक संख्याएं नहीं होती, वो काल्पनिक संख्याएं होती हैं जो कि मानी जाती हैं किसी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं में अपने सारी संख्याएं आती हैं। जैसे मान लीजिए परिमेय संख्याएं है, तो 3/4 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ये भी क्या है, अपनी वास्तविक नंबर है। अगर पॉइंटों में दे दूं मैं आपको भाई 0.444, तो ये भी क्या है, अपना क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, रूट में मैं दे दूं आपको, मान लो √3 दे दिया मैंने, तो क्या इसकी वैल्यू नहीं निकालोगे आप, तो इसकी वैल्यू निकल सकती है आराम से। तो ये क्या है, ये भी अपना वास्तविक संख्या है। 0 भी अपना वास्तविक संख्या है। माइनस में अगर कोई संख्या है तो वो भी अपनी मतलब वास्तविक संख्या है। प्लस में कोई मान लीजिए नंबर है तो वो भी अपना वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये अपनी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये आप दिमाग में बैठा लो कि वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जिनकी वैल्यू जो है ना हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो वो अपनी वास्तविक संख्याएं हैं। बस माइंड में ये बात आप सेट कर लो। कभी भी एग्जाम में मतलब आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, हमेशा आपसे कंसेप्ट पे क्वेश्चन मिलेंगे कि भाई आपको मतलब बोल दिया जाएगा कि इनमें से कौन सी वास्तविक संख्या है या फिर नहीं है। लेकिन इतनी आसान क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए कि ये चीज़ें होती क्या है। ठीक है, अब देखिए ये है अगला अपना जो है वो परिमेय संख्याएं। तो अगली हेडिंग डालो परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, तो ये अपनी क्या है भाई, परिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय को हम बोलते हैं रैशनल नंबर, तो इनको आप लिख लीजिए रैशनल नंबर। ठीक है भाई, तो ये अपने क्या है, रैशनल नंबर है भाई, ये अपने क्या है, रैशनल नंबर। इनको कैसे बोलेंगे, देखो परिमेय संख्याएं मतलब जो होती है इस फॉर्म में a/b, इस फॉर्म में अगर जितनी भी संख्याएं मिलेंगी वो आपको परिमेय संख्याएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल लिया जाए तो 7/11, 4/7। लेकिन एक बात ध्यान रखना आप, ये दोनों नंबर जो है ना आपस में अगर कटेंगे तो काटना है जितना कट सकता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोल दूं कि 2/4 क्या 2/4 क्या परिमेय संख्याएं हैं, तो नहीं भाई, ये इसको काटेंगे तो लास्ट में हमारा 1/2 बनेगा ना, तो ये अपनी परिमेय संख्या होगी जो सही है। ठीक है, ये अपनी परिमेय संख्या है 1/2 बिल्कुल सही जो। ठीक है, तो ये होती है अपनी परिमेय संख्याएं। अब देखिए भाई, अब हम पढ़ लेते हैं अपरिमेय संख्या। बस 2-3 चीजें बची हैं जो नॉर्मल है, उसके बाद में हमारे क्वेश्चंस को जो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब बात करें क्या अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। तो भाई अपरिमेय को बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो आप डाल लीजिए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, ठीक है भाई। तो ये है अपनी अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं में क्या क्या आते हैं, देखिए जो अभी मैंने परिमेय बताए थे जिसमें आपको a/b की फॉर्म में मिलेगा, लेकिन इसके अलावा अपरिमेय जो होती है ना, जैसे रूट में कोई संख्या आपको देखने को मिल जाए, या फिर आपको कोई ऐसा मतलब मिल जाए जैसे पाई मिल गया, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें पता है लेकिन ये है 22/7 के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, ये सिंपल पाई लिखा हुआ है, तो ये क्या अपनी अपरिमेय संख्या होगी। या फिर कोई कांस्टेंट हो, मान लीजिए जैसे यूलर्स कांस्टेंट हो गया भाई, तो ये चीज़ें क्या हैं, ये सारी अपने अपरिमेय संख्याएं आती हैं। तो इनका कोई बड़ा रोल अपने परीक्षा में नहीं रहने वाला, तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सिर्फ आपको पता होनी चाहिए कि होती क्या है। ठीक है, और इसके अलावा एक लास्ट चीज़ वो देख लीजिए, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर वो देख लीजिए, उसके बाद में नंबरों का खेल जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये है अपने इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं भाई, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं देखिए, तो ये जो है ना ये अपना होते हैं आइटा की फॉर्म में। ये काल्पनिक संख्याएं होती हैं जिनको हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जो कुछ हार्ड डिफिकल्ट जो इक्वेशन वगैरह होती है ना, उनको सोल्व करने के लिए हम एक काल्पनिक नंबर मान के उन चीज़ों को सोल्व करते हैं। तो ये हमारे इमेजिनरी नंबर है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। तो ये होते हैं जैसे आइटा हो गया, आइटा स्क्वायर हो गया, ये आइटा क्यूब होगा। तो ये सिर्फ इतना समझ लो, लेकिन इनको बिल्कुल डीप में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मतलब ऐसे एसएससी जीडी में, दिल्ली पुलिस में, या फिर कोई एग्जाम हम देते हैं ना, उसमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये मतलब अभी आपके एग्जाम में कभी नहीं आएंगे, लेकिन सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इमेजिनरी नंबर होते क्या क्या है। ठीक है, तो इतना समझ में आया नहीं आया ये बताओ कमेंट में, उसके बाद में आगे स्टार्ट करते हैं।
एक बार ये बताओ कि इतना समझ में आया नहीं आया। नॉर्मल चीज़ें थी, कुछ भी था भी नहीं वैसे। अब बताओ इतना समझ में आया या नहीं आया, जल्दी कमेंट में बताओ भाई एक बार। आ गया भाई समझ में? आगे बढ़े। अब देखो भाई, अब है ना, मैं पहले क्वेश्चन बताऊंगा, इसकी पीडीएफ जो है ना आज आपको व्हाट्सअप कर दी जाएगी। पूरी मैथमेटिक्स की जो पीडीएफ है ना, जिस बुक से मैं आपको मतलब अपने बना ली है, तैयार कर ली है पूरी बुक, तो वो बुक जो है ना मैं आपको भेज दूंगा आज अपने व्हाट्सअप नंबर पे। जितने भी आपके जो जुड़े हुए हैं ना, जिन्होंने मतलब पेड बैच परचेज किया है, उन सभी को मैं भेज दूंगा। और जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, सारे चीज़ मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। इसके बाद में मैथमेटिक्स में कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो आपको ना आए। ठीक है भाई, तो अब हम करते हैं क्वेश्चंस को। अब देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें एक संख्या दे रखी है 4,75,240। इसमें क्या है, इसमें बोल दिया कि जो पांच जो नंबर है, जो अपना नंबर पांच, जो डिजिट पांच है, उसका स्थानीय मान और उसके जातीय मान में क्या अंतर है। तो स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर पूछा है, तो सिंपली बात है, स्थानीय मान क्या होता है ये बता दूं आपको। स्थानीय मतलब किस स्थान के ऊपर है, स्थानीय मतलब पोजीशन उसकी कौन सी है। तो ये अपना स्थानीय मान की अगर बात करें तो पाँच जो है ना यहाँ पर है, तो ये पाँच की बात करें तो 5,240 है। मतलब कि इसका जो स्थान है ना वो 5,000वां है। तो ये स्थानीय मान इसका क्या आ गया, 5,000। तो ये है इसका स्थानीय मान, क्या है, 5,000। ठीक है भाई। अगर हम जातीय मान की बात करें तो साफ साफ समझ में आ रहा है, जातीय मतलब इसकी जात क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। तो जातीय मान की बात करें तो ये क्या है भाई, इसकी जात है। तो इसकी जात भाई सिंपली बेरा है, जात कितनी है इसकी, 5 है। तो ये है इसकी जातीय मान। तो जातीय मान क्या होगा इसका, तो इसका जातीय मान हो जाएगा 5, क्योंकि 5 की वैल्यू क्या होती है, 5 ही तो होती है। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा अंतर क्या है। तो 5,000 में से अगर 5 आप माइनस कर दोगे तो क्या 4,995 नहीं बन जाएगा। तो 4,995 हमारा इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। तो इसमें शायद कुछ दिक्कत नहीं आई होगी। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आप आराम से कर दोगे। स्थानीय मान मतलब स्थान कौन सा उसका, तो यहाँ पर इसका स्थान 5,000वां था, तो यहाँ पर स्थानीय मान इसका 5,000 हो गया भाई। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है बहुत आसान है, इकाई का अंक निकालना है। तो मैं इकाई के अंक निकालने से पहले मैं कुछ आपको समझाना चाहूँगा, तो आप हेडिंग डाल लीजिए यूनिट डिजिट। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा, आप हेडिंग डाल लीजिए यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक क्या होता है, पहले तो ये भाई यूनिट डिजिट डाल दीजिए, हिंदी में लिख लीजिए इकाई का अंक। ठीक है भाई, तो अब है हमारा टॉपिक, स्टार्ट करते हैं। मेन टॉपिक है, इससे हर एग्जाम में एक क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं अगर बात करूं, पहला पॉइंट आप ला लीजिए भाई। पहला पॉइंट क्या है, अगर हमें किसी संख्या की लास्ट डिजिट पता करनी हो तो क्या करेंगे, तो हम सिंपल सी बात है, उसे 10 से भाग दे देंगे। तो आप लिख लीजिए, किसी संख्या की लास्ट डिजिट निकालने के लिए 10 से भाग करते हैं। तो लिख लीजिए आप, किसी संख्या की लास्ट डिजिट चाहिए तो 10 से भाग देंगे। ये बात आप लिख लीजिए भाई, 10 से भाग देंगे भाई। ठीक है, 10 से क्या देंगे, भाग देंगे। एग्जाम्पल में समझाता हूं मैं। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए एक बार। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि मुझे बताओ भाई 21 है, 21 है, तो उसकी लास्ट डिजिट क्या आएगी।
तो आप क्या करोगे, हमें सिंपल पता है कि लास्ट डिजिट तो भाई इसकी एक है, लेकिन जो अभी हमने बताया कि 10 से भाग देंगे तो हम कैसे पता लगाएंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए भाई 21 को अगर 10 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 10 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो 20 मतलब 2 से दूनी 20, बचेगा कितना, एक बचेगा। तो इसका जो है ना यूनिट डिजिट क्या आएगा, एक आएगा। तो इसको 10 से भाग दिया तो हमारा एक डिजिट आ गया। तो ये सिंपल सी बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही मान लो मैं आपको बोलूं किसी संख्या की, मान लीजिए हमें हमें लास्ट की 2 डिजिट चाहिए मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, तब 100 से भाग दे देंगे। 3 डिजिट चाहिए तो 1000 से भाग दे देंगे। 4 डिजिट चाहिए तो 10,000 से भाग दे देंगे। तो एक पॉइंट और लिख लीजिए जिससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि अगर मान लीजिए हमें किसी संख्या की लास्ट की 2 डिजिट चाहिए तो क्या करेंगे। तो आप लिख लीजिए किसी संख्या की लास्ट 2 डिजिट, लास्ट दो डिजिट अगर चाहिए हमें तो 100 से भाग देंगे। 100 से क्या देंगे, भाग देंगे भाई। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो भाई 100 से भाग देंगे, लास्ट 2 डिजिट चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल लेना चाहो तो ले सकते हो आप। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं 9,980 ले लिया हमने, 980 ले लिया। तो हमें इसकी लास्ट 2 डिजिट चाहिए। वैसे साफ दिख रही है, हमें साफ दिख रही हैं, लेकिन अगर वैसे बेसिक तौर पे देखा जाए तो 100 से डिवाइड कर दो। तो 100 से डिवाइड करोगे तो 900 बार, मतलब 9 बार तो सीधा कट जाएगा। बचेगा कितना रिमाइंडर, 80 रिमाइंडर बचेगा। तो इसकी जो है 2 डिजिट क्या आएंगी, 80 आ जाएंगी। तो ये चीज़ें एक बार आपको समझनी जरूरी थी, बहुत आसान चीज़ें थी। तो ये आपको पता होगा, देख लो भाई। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे कोई बड़ा सवाल नहीं था ये, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ठीक है, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब देखिए भाई, अब मान लीजिए आगे आपको पता होना चाहिए। देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, शुरुआत है ये। शुरुआत नॉर्मल क्वेश्चन से करनी चाहिए क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कुछ नहीं आता। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊं कि इसका अगर हमें इकाई का अंक निकालना है, एक बार समझो बात को। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 3 गुणा 4 गुणा 15, इसका इकाई का अंक बताओ क्या आएगा। तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, इकाई का अगर हमें अंक निकालना है ना, तो हम सीधी सीधी बात है, इस 3 को 4 को और ये जो पहली जो इकाई है 5, इस इकाई को अगर गुणा कर देंगे, जैसे मान लीजिए 3 गुणा में 4 गुणा में 5, तो हमेशा क्या है, इसको गुणा कर दो, 5 चौक 20, 20 30 60, तो 60 आ गया। और 60 से हमारे इकाई का अंक क्या आ गया, 0। तो हमारा साफ साफ बात है कि इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इकाई का अंक निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ पहली मतलब ये जो इकाई है ना इसकी 5 2 और 1, सिर्फ इनको गुणा कर दो, बस सिर्फ इनको गुणा कर दो तो हमारा इकाई का अंक आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, 5 गुणा 2 गुणा 1 कर दो, सिंपल इसका आंसर जो है वो 5 गुणा 2 गुणा 1। तो यहाँ पर जो है वो 10 आ जाएगा। तो इकाई का अंक क्या आया अपना, 0। तो इसका जो आंसर आ गया हमारा 0। तो ये 0 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये भी आसान क्वेश्चन था, लेकिन धीरे धीरे हम बड़े लेवल के क्वेश्चनों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो भाई तीसरा देखो, अब आ चुका है अच्छा क्वेश्चन। ये देखिए भाई, ये क्वेश्चन जो आ चुका है बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसको आप कैसे करोगे, ठीक है, इसको आप कैसे करोगे तो समझ लीजिए। पहले सबसे पहले बात को समझना कि इन क्वेश्चनों को करते कैसे हैं। तो एक तो आपको देखो, इन क्वेश्चनों को करने से पहले आपको मैं कुछ चीज़ें लिखवा रहा हूँ, वो आप लिख लीजिए, वो दिमाग में हमेशा सेट होनी चाहिए। तो लिख लीजिए सबसे पहले, देखो 2 की यहाँ पर ऐसे लाइन डाल लीजिए, 3 यहाँ पर ऐसे 3 लाइन डाल लीजिए, मतलब 3 बॉक्स बना लीजिए। एक बॉक्स में लिखिए, पहले बॉक्स को पूरा भरते हैं। 2 की पावर 1 क्या होती है, 2 होती है। 2 की पावर 2 क्या होती है भाई, 4 होता है। 2 की पावर 3 क्या होती है, 8। ये याद होने चाहिए, ये आपको एग्जाम में मौका नहीं मिलेगा याद करने के लिए, ये सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है भाई, आगे आ जाओ भाई। 2 की पावर 4 क्या होती है, 16। ये बिल्कुल याद होने चाहिए। याद कैसे करूँगा मैं बताऊँगा याद भी। 2 की पावर क्या होती है, 5 होती है, 32। 2 की पावर 6 क्या होती है भाई, 64। ये याद करना भी मैं सिखाऊंगा कैसे याद करना है इनको, जल्दी जिससे याद हो जाए आपके। 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 कितनी होती है, 128। 2 की पावर 8 क्या होती है, 256। ये लिख लीजिए, बहुत काम आएंगी चीज़ें, बहुत ज़्यादा काम आएंगे। एक एक चीज़ वही करवाऊंगा जो आपको काम आएगी। 2 की पावर 9 होती है, 512। और 2 की पावर 10 क्या होती है भाई,
2 की पावर 10 होती है आपकी 1024, और 2 की पावर 11 जो होती है वो होती है 2048। तो ये चीज़ें जो है ना आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये चीज़ें जो है ना आपको पता होनी चाहिए, ये लिख लीजिए आप अच्छे से। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इनको याद कैसे करोगे? तो एक तो देखो, आप इसको याद रखो हमेशा 2 की पावर 35, 2 की पावर 5 को, कि 2 की पावर 5 की जो वैल्यू होती है वो 32 होती है। तो 2 की पावर 5 आपको पता है 32 होती है, तो 2 की पावर 4 अब कितना होगा? उसका आधा होगा, 32 का आधा मिलेगा, तो सीधी बात दिमाग में आ जाएगा 16। अगर दोस्त 2 की पावर 5 हमें पता है कि 32 होती है, तो 2 की पावर 6 क्या आएगी? 2 की पावर 5 32 पता है हमें, 2 की पावर 6 क्या आएगी? इसका डबल हो जाएगा 64। ठीक है, ऐसे ही क्या है, 2 की पावर 5 को दिमाग में बैठा लो, एक 2 की पावर 8 को दिमाग में बैठा लो। ठीक है, और एक 2 की पावर 10 को दिमाग में बैठा लो। ये 3 अगर दिमाग में बैठा लिया आपने, तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर आपको पता है कि 2 की पावर 10 से 1024 होता है, तो मैं आपको बोलूँगा 2 की पावर 11 कितनी होती है, तो आपको पता है कि 2 से गुणा कर दो बस, तो 1024 को माइंड में गुणा हो जाएगा 2048। और आपको पता है 2 की पावर 10 की वैल्यू जो है ना वो 1024 है, तो 2 की पावर 9 की वैल्यू कितनी होगी? तो वो हो जाएगी इसकी आधी। तो मतलब सीधी बात है 1024 का आधा आप माइंड में करोगे तो सीधी बात है 512 पे आप पहुंच जाओगे। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए भाई, ठीक है भाई, अब आगे देखिए भाई, अब आते हैं हम किस पे? अब 3 पे आ जाए, तो भाई 3 पे देख लो एक बार, 3 पे देख लीजिए एक बार। 3 की पावर 1, ये भी आपको दिमाग में बैठाना। 3 चीज़ें बताऊंगा, ये बहुत ज़रूरी है, हर जगह काम आएंगी ये। 3 की पावर 1 होती है 3, 3 का स्क्वायर जो होता है आपको पता है 9, 3 का जो क्यूब होता है वो होता है अपना 27। देखो पहले एक बार बेसिक करा रहा हूँ, आज की क्लास में थोड़ा बेसिक होगा, बाद में अभी क्लास के बाद में देखना क्वेश्चन कितने अच्छे आएंगे, आपको समझ में भी बहुत जल्दी आएंगे। ये चीज़ें आपको लग रही होंगी, देखो कि यार कितनी आसान आसान चीज़ें करवा रहे हैं, लेकिन ये आसान है ना, बहुत काम आने वाली हैं। 3 की पावर 4 क्या है? 81 है। 3 की पावर 5 जो होती है 243, और 3 की पावर 6 जो होती है वो है अपनी 729। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई, और एक चीज़ और याद रख लेना बस, आपका पूरा समझ में आपको आ जाएगा। 7 की पावर 1 होती है 7, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 7 का क्यूब जो होता है वो होता है 343, और 7 की पावर 4 जो होता है 2401। ये जो है ना आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए इसका, ये आपको बहुत काम आएंगी भाई। मैं एक बार कर रहा हूँ जूम, मतलब जूम आउट कर रहा हूँ, तो देख लो एक बार। ठीक है, ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है भाई, अब देखिए इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब देखिए भाई, पहले एक बार कमेंट में बताओ कि इतना जो किया है वो समझ में आया या नहीं आया, वो जल्दी से कमेंट में बताओ भाई। बताओ भाई, इतना समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके बता दो एक बार, जिससे मैं आगे बढ़ जाऊं। अभी तक कुछ समझने का कुछ खास था नहीं, सिर्फ नॉर्मल था। अब जो चीज़ें आएंगी वो समझने की आएंगी। ठीक है, अब जो चीज़ें आएंगी वो समझने की आएंगी। तो अब हम निकालेंगे यूनिट डिजिट क्या होता है। ठीक है, ठीक है भाई, एक बार कमेंट में बता दो मुझे एक बार, समझ में आया नहीं आया अब तक का। चलो देखिए भाई, तुम्हारे कमेंट तो पता नहीं आ नहीं रहे हैं, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इसका मतलब समझ में शायद आ ही रहा होगा, समझ नहीं आता तो आप जरूर बोलते। आप देखिए भाई, 7 की पावर 45 में इकाई का अंक, तो इकाई का अंक निकालने के लिए कुछ और भी फॉर्मूले हैं, कुछ ट्रिक हैं। तो कैसे काम करेंगे, सबसे पहले लिख लीजिए आप। देखिए भाई, आप 0 से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, बड़ी संख्या है मान लीजिए, और इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 0 है। मान लीजिए कोई संख्या है 3990, या फिर 4000 मान लीजिए, चाहे 5660 मान लीजिए, लेकिन लास्ट में क्या है? 0 है। और इसकी पावर चाहे कुछ भी हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 5 हो, 100 हो, 1000 हो, 5000 हो, ये हमेशा इसका जो लास्ट जो इकाई का अंक होगा ना वो हमेशा 0 देगा। ये बात हमें पता होनी चाहिए, ये बात हमें हमेशा पता होनी चाहिए। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई संख्या है
कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है वो, उसका जो इकाई का अंक अगर 1 है तो उसकी पावर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हमेशा इकाई का अंक जो है वो 1 आएगा। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें तो अपना अगर मान लीजिए कोई संख्या है जिसकी लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, उसकी पावर भी चाहे कितनी हो, हमेशा क्या आएगा, हमेशा यहाँ पर 5 ही आएगा। जैसे मान लीजिए 5 की पावर 1 करोगे तो 25 बनेगा, 5 का नहीं सॉरी 5 की पावर 1 करोगे तो 5 बनेगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 बन जाएगा, 5 का क्यूब करोगे तो 625 बन जाएगा, नहीं 125 बन जाएगा। ठीक है, तो 125 में भी 5 है, 25 में भी 5 है, अगर 625 में भी 5 आएगा तो लास्ट की जो डिजिट आएगी वो 5 ही तो आएगी। ठीक है भाई, ऐसे ही अपना अगर कोई संख्या है तो अब देखिए भाई, इसकी जो लास्ट डिजिट जो है अगर 6 है तो इसकी पावर कुछ भी हो, ठीक है, हमेशा क्या है, वो हमारा इकाई का जो अंक होगा वो हमेशा 6 ही आएगा। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझ लीजिए आप आराम से। अब सुनिए मेरी बात, अब केस जो है ना, अगर किसी अंक के लास्ट में 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो हमें टेंशन ही नहीं है, सीधी सी बात है, इकाई का अंक सेम ही रहेगा, तो कुछ चेंज नहीं है, तो इनमें तो कोई चेंज नहीं है भाई, नो चेंज, नो चेंज, कोई चेंज नहीं है भाई, सब कुछ सेम टू सेम आएगा, कुछ चेंज नहीं है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब तो चेंज कहाँ होगा, तो चेंज कहाँ होगा, तो देखिए भाई, अब संख्याएं बच गई हमारे पास में, क्या 2 बच गया, 3 बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया, और 4 और 9 बन गया। तो अब सबसे पहले हम कर लेते 4 और 9 का केस। तो अब पहले कर लेते 4 और 9 का केस। तो 4 का क्या केस बनेगा वो देख लेते हैं। तो भाई 4 है यहाँ पर हमारा, और यहाँ पर है हमारा 9। तो 4 और 9 का केस समझ लेते हैं क्या बनता है। देखिए 4 और 9 का केस, तो यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए 4 की पावर जो है ना, वो मान लीजिए एक तरीके से मान लीजिए ओड है। ओड का मतलब होता है विषम। अगर 4 की पावर क्या है, विषम है, 4 की पावर क्या है अपनी विषम है, या फिर 4 की पावर क्या है, इवन है। इवन का मतलब होता है सम। सम में क्या होती हैं 2 4 6 8 ऐसी, और विषम में क्या होती हैं 1 3 5 ऐसे। तो देखिए 4 की पावर अगर विषम है, मतलब 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 5 है, तो हमेशा क्या आएगा, 4 ही आएगा इकाई का अंक। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब मैं समझाता हूँ कैसे। देखो भाई 4 की पावर 1 है तो आएगा 4, 4 की पावर क्यूब नहीं सॉरी 4 का स्क्वायर करो पहले आप, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 4 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 64। तो यहाँ पर क्या आया, एक ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो विषम संख्या में क्या आ रही है, तो विषम संख्या में क्या आ रहा है, अपना 4 ही आ रहा है। ठीक है, अगर हम इवन की बात करें, सम संख्या की बात करें, तो इसमें हमेशा क्या आएगा 6 आएगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपके दिमाग में सेट कर लीजिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ऐसा आएगा। ठीक है भाई, तो ये मैं आपको बता दिया है, आगे देखते हैं भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर 9 की बात करें तो 9 में विषम संख्या 9 की पावर 1 देख लो भाई, 9 की पावर 1 करोगे तो 9 आएगा, 9 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 81। तो 81 में क्या है, अपना 1 जो है इकाई का अंक है। ऐसे ही 9 की पावर 3 करोगे तो यहाँ पर दोबारा से अपना क्या आएगा, यहाँ पे 729 बन जाएगा, तो यहाँ पर दोबारा से 9 बन गया। तो मतलब 9 की पावर अगर विषम है ना तो हमेशा अपना 9 आएगा, और 9 की पावर अगर सम है तो हमेशा क्या आएगा, यहाँ पर अपना 1 बनेगा। तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए भाई। तो ये हमें समझ में पता लग गया कि ये चीज़ें ऐसे वो काम कर रही हैं, तो आप कभी भी ये चीज़ें है ना कभी गलती नहीं करोगे, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी देखो कितना फ़ायदा मिलेगा इन चीज़ों का हमें, अभी तक समझ में आपको आ गया होगा। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए भाई, यहाँ पे हम आ चुके हैं। अभी देखिए, अब हमारी 3 संख्या सॉरी 4 संख्याएं बच गई जिनको हमें समझने की ज़रूरत है। अगर आपके पास में देखिए, अगर इकाई का अंक एक तो 2 आ जाए, एक आ जाए मान लीजिए 3, एक आ जाए 7 और एक आ जाए 8, इनको याद कैसे करोगे, तो देखिए भाई 2 3 7 और 8, तो ऐसे पेड़ बना लो। आपको पता है 2 और 3 आपने केस नहीं पढ़े हैं, तो अगला 7 और 8 याद करने के लिए 2 और 8 कितने होते हैं
10 और 7 और 3 कितने 10, तो ऐसे पेयर बन जाएंगे, माइंड में रहेगा कि इनके लिए कुछ अलग केस था। ऐसे दिमाग में एक बार थोड़ा माइंड में बन जाएगा कि भाई 2 और 8 10 होते हैं, 3 और 7 10 होते हैं, मतलब इनके लिए जिनका सम जो था ना 2 और 8 3 और 7, इनका सम जो था 10 बनता था, तो इनके लिए कुछ अलग केस था। तो अलग केस क्या है तो वो देख लीजिए एक बार। अब देखिए, अगर हम पहले पावर करें 1, फिर मान लीजिए पावर करें 2, फिर मान लीजिए पावर करें 3 और फिर पावर करें 4, तो अब समझना मेरी बात को। 2 की पावर कर रहे हैं हम, ठीक है। 2 देखिए, 2 की पावर 1 क्या होती है 2 होती है, ठीक है। 2 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा 4, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8, 2 की पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर आएगा 16। तो यहाँ पर आपको ये इकाई का अंक आ चुका है। अगर वैसे ही हम 3 को देखते हैं तो 3 की पावर 1 करेंगे 3, 3 का स्क्वायर आएगा 9, 3 का जो क्यूब आएगा 27 आएगा भाई। तो 27 में इकाई का अंक क्या आया 7, इकाई का अंक आया क्या आया 7। और 3 की पावर 4 में क्या है इकाई का अंक क्या आया है 81 में 1 आ जाएगा भाई। तो यहाँ पर 1 आ चुका है। वैसे ही देखिए भाई, 7 की पावर 1 करोगे आप तो 7 की पावर 1 करोगे 7 आएगा, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा। तो इकाई का अंक क्या है यहाँ पर 9। 7 की क्यूब मैंने अभी बताया था 343, काम आएगा, काम आएंगे चीजें, तो मैंने इसलिए बताई थी आपको। 7 की पावर 3 करोगे, सॉरी हाँ 343, तो अब दिमाग में आया, वो मैंने क्यों बताया था, वो इसलिए बताया था कि आपको क्वेश्चन जो है जल्दी से हो जाएंगे आपके और आपको टाइम वहां पर कम लगे। तो 343 हो गए भाई। 7 की पावर 4 क्या है, तो यहाँ पर 7 की पावर 4 हमें पता है 401, तो इसका इकाई का अंक अगर आ गया हमारे पास में 1, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 8 की बात करें तो भाई 8 वाला केस देख लेते हैं भाई। तो 8 के लिए क्या है 8, 8 का स्क्वायर कितना है 64, तो 4 यहां पर क्या आ गया हमारा 4 हमारा यहां पर आ चुका है, मतलब इकाई का अंक। ऐसे ही यहां पर 512 बनेगा, तो यहां पर इकाई का अंक क्या आया हमारा 2 आया। ऐसे ही हमारा इसका 8 की पावर 4 करोगे तो इकाई का अंक जो बनेगा वो बनेगा 6, 4096 बनेगा, तो इकाई का अंक जो आएगा वो 6। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखिए ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है, क्यों बताई हैं मैं इसका लॉजिक बताता हूँ, ये मैंने आपको क्यों बताई हैं। देखिए अब हमें क्या है, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जैसे 7 की पावर 45 में इकाई का अंक क्या है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 7 की पावर 45 में इकाई का अंक निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हमें पता है कि 7 की पावर जो 4 होती है ना, उससे हमारा इकाई का अंक 1 आता है, इकाई का अंक क्या आता है हमारा 1 आता है। तो इसको साइड में कर लेंगे, जितनी भी 7 की पावर 4 होंगी ना उनको हम अलग कर लेंगे, ठीक है। और जो बाकी बचेंगे ना सिर्फ उसको ही सोल्व करेंगे। तो मैं अभी इस क्वेश्चन को करके बता रहा हूं कि कैसे हमें ऐसे क्वेश्चनों को करना है। ये बात आपको समझ में शायद आ गई होगी, और बहुत आसान चीजें थी, कुछ गलत था नहीं इसमें समझने के लायक, तो ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब इस क्वेश्चन को करते हैं कि कैसे करना है। तो देखिए भाई, इस क्वेश्चन को देखिए आप कैसे करेंगे। 7 की पावर 45 में इकाई का अंक हमें बताना है, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएं। तो 7 की पावर 45 में इकाई का अंक क्या होगा, तो ये है हमारा 7 की पावर 45। हमारा इकाई का अंक क्या है भाई, इकाई का अंक इसमें अकेली डिजिट है तो 7 ही होगा। तो हमें क्या करना है, हमें पता है, हमें इस 45 ऊपर जो हमें पावर दी जाएगी ना, इसको 4 से डिवाइड करके जितनी बार तोड़ सकते हैं तोड़ लो। तो हमें पता है कि 45 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा 11, तो मतलब आ जाएगा पूरा 11 चौक 44, और 1 पावर बच जाएगी अलग से। तो ये हमारी 1 पावर बचेगी अलग, मतलब 11 तो पूरा पूरा चला जाएगा, और जो 1 बचेगा अकेला। तो मतलब की बात ये है, देखिए भाई 7 की पावर, ठीक है 44, तो हमारा 1 हो जाएगा 7 की पावर 44। ये तो पूरा पूरा जो है वो कि 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये तो पूरा पूरा। तो ये पावर तो हमारी अलग कर ली हमने बिल्कुल। और इसके अलावा क्या बच गया, 7 की पावर 1 बच गई ना, 7 की पावर क्या बच गई 1 बच गई। तो अब समझिए बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इस पार्ट को खत्म कर दो, इसका कोई रोल नहीं, क्योंकि हमें पता है इससे इकाई का अंक जो है वो 1 ही आना है, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो रोल किसका है, रोल जो ये चीज़ बची गई ना हमारे पास में, रोल सिर्फ इसका। तो ये 7 की पावर कितनी है 1 है, तो 7 की पावर 1 का मतलब होता है 7, तो इकाई का अंक भी 7 ही आएगा। तो ये है हमारा आंसर। तो बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया। हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सबसे पहले जो पावर जो हमें दे रखी है उस पावर में से
4 के जितने भी पार्ट बन सकते हैं उतने हटा लो, मतलब 4 को डिवाइड कर दो और जितने भी मतलब जो चीज़ें हैं ना, लास्ट की 2 संख्याएं देखनी है हमेशा। 4 से हमें डिवाइड करना, जितना डिवाइड हो सकती है ना उतना हटा दो, जो डिवाइड नहीं होता ना सिर्फ उसको हमें रखना है। ठीक है, अभी और एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, नहीं भी आया है तो अगला क्वेश्चन देखिए एक बार। ये देखिए भाई, ये क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर 24, 3 की पावर 15 और 4 की पावर 11। इसमें जो है वो इकाई का अंक क्या आएगा अगर इनको हम गुणा करते हैं तो। सबसे पहले मैं बताऊं बात 2 की, तो भाई 2 की पावर देखिए, हमें पता है यहां पर 2 की पावर कितनी है, 24 है। ठीक है भाई, 2 की पावर क्या है, 24 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 में तोड़ लो। तो हमें पता है कि भाई 2 छिक्के 24 है तो पूरा टूट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पूरा नहीं तोड़ेंगे, थोड़ा छोड़ देंगे। तो 2 छिक्के होते हैं 24, 2 पंजे मतलब 6 चौके कितना होता है, 24 होता है। तो हम क्या करेंगे, 4 पंजे 20 करेंगे। तो मतलब कि यहाँ पर 20 को तो रख लेंगे अलग, 4 पंजे 20, और बचा कितना, बचा हुआ 4 को रख देंगे अलग। तो ये तो हमें पता है कि इसको तो आप हटा दो, इससे कोई हमारा इकाई का अंक जो है वो आने वाला नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। तो रोल कहाँ पर है, रोल सिर्फ इस संख्या से है। तो 2 की पावर 4 कितनी होती है, हमने अभी अभी पढ़ा था कि 2 की पावर 4 होती है 16। तो 16 से हमारा इकाई का जो अंक आएगा यहाँ से वो आ जाएगा 6। तो इसका जो इकाई का जो अंक आया है वो 6 आ गया हमारा। इसका जो है ना इकाई का अंक जो है वो 6 आ चुका है। अब करते हैं बात 3 की पावर 15 की। तो देखिए भाई 3 की पावर 15 को देखते हैं। तो ये है अपना 3 की पावर 15। ठीक है, तो सबसे पहले इस 15 में से 15 को 4 से डिवाइड करो, जितना डिवाइड होता है उसको हटा दो, बाकी जो बचता है ना वो रख दो। तो अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिये 12, मतलब 12 संख्या जो है ना वो तो पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 12 को तो कर लेंगे अलग, और ये बचे कितनी, बचेगी 3। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि 3 की पावर 12 गुणा 3 की पावर 3। तो 12 का तो कोई रोल ही नहीं है, 12 का तो खत्म कर दो, इसका तो कोई कहानी नहीं है, इसका तो 4 से डिवाइड पूरा पूरा हो चुका है। तो बचा क्या हमारे पास में, 3 की पावर 3 बची है। तो 3 की पावर 3 जो होती है ना वो होते हैं अपने 27। तो यहाँ पर क्या आएगा, 27 का मतलब कि जो इकाई का जो अंक आया वो 7 आ गया भाई। तो ये आ गया हमारा इसकी इकाई का अंक। 3 की पावर 15 का इकाई का अंक जो आ चुका है वो 7 आ चुका है। अब क्या था भाई आगे, अब आगे 4 था। तो 4 के लिए तो हमने देखा ही था कि 4 के लिए अगर सम संख्या है तो क्या आएगा, 6 आएगा। अगर विषम संख्या है तो 4 का 4 रहेगा। तो 4 की पावर कितनी है, 11 है। तो 11 क्या है, एक विषम संख्या है। तो इसका सिंपली सी बात, इसका पावर मतलब इकाई का अंक 4 ही आएगा। तो अब हमें पता लग चुका है कि भाई 2 की पावर 24 का इकाई का अंक जो आता है वो 6 आता है, और 3 की पावर 15 करते हैं तो इकाई का अंक 7 आता है, और 4 की पावर 11 करते हैं तो इकाई का अंक जो आता है वो 4 आता है। तो सिंपल सी बात है, इनको गुणा कर दो, बस इकाई का अंक निकालना है ना। तो हमारा क्वेश्चन जो था वो यही तो था। देखो भाई हमारा जो क्वेश्चन है ये क्या है, 2 की पावर 24, 2 की पावर 24, 3 की पावर 15 और 4 की पावर 11। तो इसका जो इकाई का जो अंक आया है वो क्या आया हमारा, वो तो हमारा आया है 6। तो यहाँ पर हम रख देंगे 6 भाई, गुणा, और 3 की पावर 15 से क्या आया, 3 की पावर 15 से आया 7। तो यहाँ पर हम 7 कर देंगे भाई, और 4 की पावर 11 का तो 4 ही आएगा। तो ये गुणा करना है बस। तो अब देखिए भाई 7 चौके 28, तो 6 गुणा में 28 आ गया। अब देखिए 6 को 8 से गुणा कर दीजिए, 8 छके 48। तो यहाँ पर इकाई का जो अंक आया वो क्या आया, 8। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 8। बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया, एक बार कमेंट करके बताओ समझ में आया या नहीं आया। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ समझ में आया या नहीं आया, फिर आगे बढ़ते हैं। आसान आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। नहीं आया होगा तो मुझे बता देना, मैं दोबारा करवा दूंगा। ठीक है, कमेंट में बता देना नहीं आया तो, जो भी सवाल नहीं आए तो आप मुझे बता देना। अरे आपके कमेंट तो अब आए मेरे पास में यार। ठीक है, आपके कमेंट तो मेरे पास में अब आने लगे हैं, पहले नहीं आ रहे थे, अब आने लगे। ठीक है, अब देखिए भाई, अब हमारे जो 5वां जो क्वेश्चन हमें बोला गया है कि 6 की पावर जो है ना वो 40 है, और 5 की पावर जो है वो 40 है। इनमें अगर आपस में इनको माइनस करते हैं, 6 की पावर 40 में से 5 की पावर 40 माइनस करते हैं तो इकाई का अंक है वो क्या आएगा।
तो अब देखिए भाई, हमने इकाई का अंक निकालना सीखा था ना अभी, हमने इकाई का अंक, मीनू बहुत बढ़िया। अब देखते हैं, इकाई का अंक निकालना अभी सीखा था कि 6 की पावर 40 है। तो देखिए भाई 6 की पावर 40 है, तो अभी हमने क्या बताया था कि 6 की पावर कुछ भी हो, हमेशा इकाई का अंक जो है वो 6 ही आएगा। हमेशा इकाई का अंक क्या है, बिल्कुल सही है मीनू, बिल्कुल सही है आपका जवाब। 6 की पावर 40 का इकाई का अंक 6 आएगा। तो 5 की पावर 40 है, उसका इकाई का अंक क्या आएगा? तो अभी हमने बोला था कि 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा 5 रहेगा। तो अगर इसका 6 की पावर 40 का इकाई का अंक जो है और 5 की पावर 40 का इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक 6 आ चुका है, इसका माइनस का साइन, तो माइनस लगा दो, 5 इकाई जो है 5 आ चुका है, तो इसका जो आंसर क्या आएगा 1। तो बस आराम से कर लोगे आप, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अगला देखिए भाई, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सही आप आंसर दे रहे हो। अब देखिए, अब इसमें क्या है, अब इसमें हमें एक बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है, तो अगर प्रैक्टिस अच्छी करेंगे हम तो ये क्वेश्चन जो है वो हमें बिल्कुल आसान लगेंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं करेंगे ना तो यही क्वेश्चन हमें थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 4387 की पावर 245 है, तो हमें पता है कि यहाँ पर इकाई का अंक यहाँ पर 7 है। तो 7 के लिए हमने केस क्या किया था, अभी पढ़ा था कि पहले इस पावर को 4 से डिवाइड करो जितना हो सकता है। देखो मीनू कितनी फास्ट चल रही है, मीनू के जवाब बहुत फास्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको करेंगे, देखिए भाई, तो हम 7 की पावर, आप इसको भूल जाइए, इस 438 को भूल जाइए, सिर्फ 7 पे ध्यान दीजिए। तो 7 की पावर 245 है, मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है 621 में इकाई का अंक क्या है 1, तो 1 की पावर 72 है। तो 1 की पावर 72, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें तो अपना क्या है, इकाई का अंक क्या आएगा 1 ही आएगा। तो यहाँ से तो हमेशा इकाई का अंक 1 ही आना है। और 245 जो है ना, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने का तरीका ये है कि सिर्फ लास्ट की 2 संख्याओं को 4 से डिवाइड कर लीजिए आप। लास्ट की 2 डिजिट है ना, उनको 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो 11 चौके 44। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 244 इंटू 7 की पावर 1। तो इसका कोई रोल नहीं है इकाई के अंक के लिए, इसका काम खत्म कर दो। और अब देखिए भाई, 7 की पावर 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगी 7 गुणा में 1, तो इकाई का जो अंक आ गया हमारा 7। मीनू बहुत बढ़िया और वंशु बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, आप दोनों ने सही जवाब दिया है बिल्कुल। तो ये आराम से निकाल लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर हमारा आ चुका 7, तो ये है हमारा आंसर। अगला देखिए आप, अगला एक क्वेश्चन देखिए, इसमें इसका अंतिम अंक क्या आएगा, मतलब इकाई का अंक ही पूछा है कि क्या आएगा। तो ये देखिए भाई, इस क्वेश्चन को आप आराम से समझो। देखो इसमें दे रखा है बहुत कुछ उलझा के, 1001 की पावर 2008। तो बच्चा सोचेगा, एक जिसको नहीं पढ़ रखा ना, वो सोचेगा कि यार पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन आसान है। आसान क्या है, इसमें देखिए 1001 है, उसकी पावर 2008 है, तो इकाई का अंक निकालना है। तो इसका एक पहले का जो 100 है इसको हटा दो, इसका कोई रोल नहीं है, हमें इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक क्या है हमारा 1 है, 1 की पावर कितनी है 2008 है, प्लस यहाँ पर है हमारा 1002। तो इसका जो इकाई का अंक आएगा वो 1 आएगा। बिल्कुल मीनू, बिल्कुल सही जवाब आपका, 1 आएगा। और यहाँ पर आएगा 1002, तो इसका इकाई का अंक 2 है और ये 1 है, 2 और 1 मिलाएंगे तो 3 इसका आंसर आएगा। तो यह है नन ऑफ देज, तो मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो ये है हमारा आंसर। बिल्कुल वंशु राणा, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आपका। ठीक है, अगला सवाल देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इस पे आप स्टार लगा लेना और इस कंसेप्ट को भी समझ लेना। ये कंसेप्ट जो है ना वो बहुत पर पूछा जाता है, कभी 7 कभी मिल जाएगा आपको 8 प्लस में 88 प्लस में 888 प्लस में 8888, मतलब ये सीक्वेंस जो है ना चलती रहती है। ऐसे सवाल भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो है बहुत ही शानदार सवाल है। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लेना कि ये कैसे करते हैं। ठीक है, मैं इसको इसमें स्टार लगा लेना, इस तरीके को मैं समझाऊंगा पहले कि कैसे इसको करते हैं, उसके बाद में मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा कि इनको डायरेक्ट कैसे करते हैं। पहले कंसेप्ट समझते हैं भाई। ठीक है, अच्छा मीनू ने दिया है सी आंसर, देखते हैं क्या इसका आंसर सी आता है। तो देखिए भाई, सबसे पहले आप, अगर ये छोटा है ना आयुष, अच्छा आपने भी दे दिया, क्या बात है, इतना आसान था क्या ये। अब देखिए मेरी बात सुनिए,
आपने ऑप्शन देखो कैसे किया इसको। आपने एक तो हमें देखो इसको सबसे पहली अप्रोच में यूनिट डिजिट जो है ना वो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है। तो यहाँ पर सबकी क्या है, यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो 7 7 7 7, तो 7 चौके 28। तो आपने सोचा कि यूनिट डिजिट क्या आएगी, 8 आएगी। तो इसका आंसर आ गया सी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपने अगर इस अप्रोच से किया है तो सबसे बेस्ट तरीका आपने लगाया है इस टाइम पर। लेकिन क्या हो ये सीक्वेंस बहुत बड़ी हो जाए, मतलब 7 जो है वो 10 11 बार हो जाए, मतलब तो क्या करोगे, तब थोड़ी ना आप कर लोगे। क्योंकि और मान लीजिए यहाँ पर क्या होता, 8728 होता ऑप्शन में, या फिर 8458 होता, तब थोड़ी दिक्कत आती है आपको। छोटी सीक्वेंस है, जोड़ भी दोगे आप, कर भी लोगे इसको, लेकिन बड़ी सीक्वेंस आ जाएगी तो इसको आप कर नहीं पाओगे। तो हम कैसे करेंगे ये देख लीजिए भाई। तो मैं आपको बता दूं, ये करते हैं, देखिए भाई इस क्वेश्चन को करने का तरीका। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारा आंसर है भाई। अब देखिए यहाँ पर हमें ऐसे लिख लेना 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस 7777। ऐसे ही ये सीक्वेंस और भी लंबी हो सकती है। हाँ, इसमें स्टेप कम थे तो आराम से हो गए, लेकिन बड़ी स्टेप आएगी तो दिक्कत हो सकती है। तो ये आप लिख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, 7 को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो 7 को अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बनेगा 1 प्लस में 11 प्लस में 111 प्लस में 1111। अब अगली स्टेप क्या है, दिमाग में बैठा लो, ये स्टेप बहुत काम की आती है, लेकिन इसके बाद में मैं फॉर्मूला बताऊंगा। तो यहाँ पर आगे क्या करेंगे, अब इसमें 9 से डिवाइड कर दो और 9 से गुणा कर दो। तो 9 से गुणा कर दो, 9 से डिवाइड कर दो, तो 99 आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 999, और यहाँ पे आ जाएगा 9999। ठीक है भाई, तो ये हमारा आ चुका है। अब आगे क्या करेंगे, देखिए भाई, इसके बाद में थोड़ा और नीचे आ जाओ। अब इसको क्या है, इसको इस फॉर्मेट में तोड़ो आप। 7/9 को ऐसे कैसे रखो, इस 9 को लिख लीजिए 10-1, मतलब हमें जीपी बनानी है। जीपी दिमाग में बैठा लो, जीपी एपी जीपी क्या होती है अभी समझाऊंगा इस सवाल के बाद में। पहले हम यूनिट डिजिट को खत्म कर लेते हैं, उसके बाद में एपी क्या होती है, जीपी क्या होती है, वो भी समझाऊंगा। तो अभी देखिए 10 - 1 हो गया, यहाँ पर हमारा 100 - 1 हो गया, यहाँ पर हमारा क्या है 1000 - 1 हो गया, और आगे क्या है 10,000 - 1 हो गया। तो ये है हमारा, मतलब अभी तक हमने इस तरीकों को तोड़ लिया है। अब हम जितना इसको सोल्व कर सकते हैं उतना सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 7/9। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखिए मैं माइनस वालों को अलग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 10 को रखा एक साथ, और यहाँ पर मैंने 100 रखा, यहाँ पर मैंने 1000 को रख दिया, यहाँ पर मैंने 10,000 को रख दिया, और ये माइनस में 1 2 3 और 4, तो ये माइनस का 4 आ गया भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक शायद कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आगे देखिए, भाई, अब आगे क्या करेंगे, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। तो अब क्या करेंगे, तो देखिए भाई 7/9 रख दिया हमने। ये हमारी एक जीपी है। जीपी क्या होती है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद में, अभी के लिए समझ लो। जिसको पता है ना जीपी वो तो समझ गया होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है वो अभी के लिए समझ लो, ये जीपी है। और जीपी क्या होती है, इसका 10 गुणा ये है, इसका 10 गुणा ये है, और इसका 10 गुणा ये है। तो मतलब ये 10 गुना बढ़ रहा है हमेशा, तो ये एक जीपी फॉर्म में है। तो इसको कैसे करेंगे हम, तो ये एक जीपी है। तो जीपी के लिए सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। फॉर्मूला ये होता है भाई, देखिए अगर हमें फॉर्मूला निकालना है तो फॉर्मूला होता है a इंटू r⁻n-1 बटे में होता है r-1। मैं अभी बताऊंगा ये चीज़, अभी सोचो मत, ठीक है। ये 4 कैसे आया, अरे 4 ये ऐसे आया है, देखो ये देखो 4 ऐसे आया है। ये माइनस का 1 और माइनस का 1 और माइनस का 1, तो माइनस के 4 हो गए ना, ये जोड़ोगे तो आप, तो माइनस के 4 हो गए ये, ठीक है। अब देखिए ये जीपी का फॉर्मूला है, ये मैं समझाऊंगा थोड़ी देर बाद में। अभी के लिए इस फॉर्मूले को आप दिमाग में बैठा लो, जिसको पता है वो बहुत बढ़िया है, नहीं पता वो एक बार दिमाग में बैठा लो। ये फॉर्मूला होता है सम निकालने का जीपी का, ठीक है। और यहाँ पर हमने कर दिया माइनस का 4, ठीक है। ए क्या होता है, तो ए होता है यहाँ पर हमारी पहली संख्या। ए जो होता है ना वो हमारी पहली संख्या होती है। तो पहली संख्या क्या है हमारी 10, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, ये हमारा ए है भाई। और आर क्या होता है, तो आर होता है इनका जो कितने से हम गुणा कर रहे हैं, जब अगली स्टेप आ रही है ना तो कितने गुणा है। तो ये इसका कितना गुना, 10 गुना, ये इसका कितना है 10 गुना, तो ये इसका कितना गुना 10 गुना। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो यहाँ पर ए की वैल्यू भी 10 है और आर की वैल्यू भी 10 है। तो आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर बढ़ते हैं हम आगे, तो 7/9
ए की वैल्यू क्या है 10, और यहां पर आर की वैल्यू क्या है 10, और यहां पर जो एन है ना भाई, ऊपर एन की आर की पावर एन है, वो मतलब ये है कि कितनी संख्याएं हैं, कितने जो है नंबर्स हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 4। तो यहां पर जो है ना एन की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर आ चुकी है 4, तो यहां पर आ गया 4 और यहां पर माइनस अपॉन में आर की वैल्यू 10 है और माइनस में 1 है, और ये आ गया माइनस का 4। बस अब हमारा आंसर आ जाएगा, ये समझ लीजिए। तो ये है हमारा आंसर 7/9, और यहाँ पर 10 गुणा 10 की पावर 4 करोगे 10,000 आएगा। 10,000 में से अगर एक माइनस कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9,999/9, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 4। तो ये है हमारा आंसर। तो इसको आप, ठीक है, तो इसको आप सोल्व करोगे तो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे आराम से, तो काट लेना, ये कट जाएगा, 1111 बन जाएगा, और इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये 11,110 बन जाएगा। 11,110 में से 4 घटाओगे तो 11,106 बनेगा। तो यहाँ पर हमारा साफ साफ बन जाएगा, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, ये जो है ना 11,106 बन जाएगा पूरा पूरा, 7/9 के बाद में 11,106 बन जाएगा। तो अब इसको काट लेना, और काटने के बाद में हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 8,638। तो भाई ये तो है हमारा तरीका, ठीक है, ये तो क्या है हमारा तरीका है। लेकिन जिसको अगर शॉर्टकट में करना है ना, शॉर्टकट में भी करना है तो वो भी कर सकता है। कैसे करेगा वो, देखिए भाई, वो इस चीज को ध्यान रखो, इस चीज को ध्यान में रखो, मैं बताता हूं। शॉर्टकट में लिख लीजिए आप, देखिए भाई, अगर शॉर्टकट में डायरेक्ट फॉर्मूला अगर चाहिए आपको, तो 7/9, ये तो आपको 7 का मतलब ये संख्या देखो, यहाँ पर 7 भी आ सकती है, यहाँ पर अगर मान लीजिए 8 दे रखा हो तो 8 भी आएगी, यहाँ पर अगर 9 की सीरीज बन रही है तो यहाँ पर 9 आएगा। ये दिमाग में आपको पता होना चाहिए, कभी हमेशा के लिए ही आप 7 लगा दो, ठीक है। तो ये यहाँ पर 7 और यहाँ पर 9 आएगा भाई, ठीक है। अब आगे देखिए भाई, यहाँ पर क्या है, ये 10 है ना, तो ये क्या है हमारा, मतलब कि यहाँ पर 10 रख दोगे आप, इंटू 10 की पावर n। तो n क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जितनी नंबर यहाँ पर हमने ली हैं, माइनस का 1 आएगा भाई यहाँ पे, और अपॉन में यहाँ पर 10 - 1, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का n। तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन आपको चीज़ें जो है ना ब्रीफ में पता होनी चाहिए कि इसको आपको कैसे करना है, ठीक है भाई। तो ये है हमारा मतलब पूरा निचोड़, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 7 की जगह अगर मान लीजिए सीरीज 8 की बने तो 8 यूज करना, 9 की बने तो 9 यूज करना, 10 की बने तो 10 यूज करना, ठीक है भाई। ये है भाई आपका, ठीक है। अगला देखिए भाई, अनोनियंस भाई, ये बातें हम बाद में करेंगे, आप मुझे व्हाट्सअप करना, अभी क्लास लेते हैं, ठीक है। सीपीओ स्टेटस वगैरह आ जाएंगे, टेंशन मत लो, सारी चीज़ आ जाएंगी। अब देखिए भाई, मैंने अभी आपको जो मतलब अपनी यूनिट डिजिट है वो सिखा दिया, कैसे हम यूनिट डिजिट को निकालते हैं। अब हम करेंगे, देखिए भाई, अब आपको समझना है कि नेचुरल नंबरों का जो सम निकालने के जो फॉर्मूले होते हैं ना वो क्या होते हैं। तो अभी एक हेडिंग और डाल लीजिए कि देखिए भाई, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा आपका, वो आपको दिमाग में बैठनी चाहिए, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सवाल, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के आ गए हैं, तो इनको लिए आप डाल लीजिए। सबसे पहला एक मतलब आप हेडिंग डाल लीजिए, अगर आपके पास में मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर हो, मान लीजिए आपके पास में n क्या है, नेचुरल नंबर है। जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, और ये मान लीजिए ये है अपने n टाइम्स है, मतलब हमें नहीं पता कि n की वैल्यू 1000 भी हो सकती है, 5000 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो इनका सम क्या आएगा, इनका सम क्या आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनका जो सम होगा ना वो होगा आपका n × n+1/2, ये होगा भाई इनका सम, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, पहली बात। ये तो हो गया भाई सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, लिख लीजिए आप, ठीक है। ये तो हो गया भाई सम। अगर मान लीजिए इसका हमें एवरेज पूछ ले, दूसरा पॉइंट डाल लीजिए भाई, दूसरा पॉइंट आप डाल लीजिए एवरेज,
ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो यहां पर लाइए फर्स्ट एन नेचुरल मतलब प्राकृत संख्या है तो एन नेचुरल नंबर भाई, ठीक है। तो ये है अपना क्या आएगा, एवरेज क्या आएगा, हमें पता है सम तो हमारा आ चुका है ये, तो इसका एवरेज क्या आएगा। तो एवरेज हमारे पास में क्या होता है, हमें एवरेज कैसे निकालते हैं, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां पर सम तो हमारा कितना था, सम तो हमारा था भाई n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहां पर सम तो हमें पता है कि n इंटू एन प्लस 1/2 था। लेकिन अगर इसको अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दें, मतलब n से डिवाइड कर दें, तो क्या आएगा, हमारा एवरेज आ जाएगा। तो इस n से n कट जाएगा, तो यहाँ पर जो एवरेज बनेगा ना पहली n टर्म्स का, वो हमारा बन जाएगा n प्लस से, ठीक है, n+1। तो ये हमारा क्या बन गया, मतलब कि एवरेज बन गया पहले नेचुरल नंबरों का, n नेचुरल नंबरों का, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए भाई, अब अगला थर्ड पॉइंट डाल लीजिए, पहले n नेचुरल नंबरों के वर्गों का योग। तो यहां पर डाल लीजिए फर्स्ट में डालिए सम, डालिए सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर स्क्वायर, नेचुरल नंबर ऑफ, यहाँ पे उल्टा लिख दिया भाई, सॉरी, इंग्लिश में यहाँ पे स्क्वायर आएगा, फर्स्ट n स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे समझ दीजिए बात को, मान लीजिए इनको हम कैसे बोलेंगे, मतलब कि पहली n स्क्वायर नंबर जो होंगे ना, उनके जो है सम क्या आएगा। तो देखिए भाई ऐसे बनेगा, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे ही चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, और ये जो है n का स्क्वायर। तो ये अगर ऐसी कोई सीरीज अगर हमारे पास में बनती है, तो उसका सम क्या होगा, तो ये हमें पता लगाना है भाई। तो सम क्या होगा, देखिए भाई, सम इसका हो जाएगा अपना n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। अगर मैं इसका एवरेज पूछ लूं तो क्या करोगे आप, अगर मैं आपसे इसका एवरेज पूछ लूं तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है, n से डिवाइड कर दोगे, n से काट दोगे, एवरेज वही तो होता है, n से डिवाइड कर दोगे, सिंपल सी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n है, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर n है तो n से काट दोगे। तो ये अगर एक पॉइंट और लिखना चाहो आप, 4 नंबर पॉइंट, तो 4 नंबर पॉइंट भी लिख लीजिए कि एवरेज जो आएगा ना, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का औसत क्या होगा, ठीक है। लिख लीजिए, कोई बात नहीं, मैं लिखवा देता हूं, लिख लीजिए, कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे हम, लिख लीजिए, चौथा पॉइंट लिख लीजिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का औसत क्या होगा। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात है, n से। तो औसत अगर डिवाइड करोगे ना, तो n से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, n+1 इंटू 2n+1/6। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, औसत बन जाएगा, ठीक है भाई। अब पांचवा पॉइंट डाल लीजिए। तो पांचवा पॉइंट क्या है भाई, पांचवा पॉइंट जो है ना, पहली n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, मतलब उनके अगर हम क्यूब करेंगे ना उनका, तो क्यूब करने के बाद जो योग आएगा वो क्या बनेगा। तो लिख लीजिए भाई, ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं हम, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग मतलब क्यूब पूछा है। अगर इसको अगर मैथमेटिक्स इक्वेशन बनाएं तो ऐसा बनेगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है, 2 मिनट रुक जाओ अरुण भाई, 2 मिनट रुक जाओ, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, मैं बता दूंगा सारी चीज़ें,
मैंने वो कट कर दिया, वैसे तो कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे ही ये चलेगा आपका इन्फिनिटी तक, मतलब एन तक, सॉरी एन का क्यूब, ठीक है भाई। तो ये लिखते भी रहो ना आप, ये लिखते रहो साथ साथ में, ये एग्जाम में हमेशा काम आती हैं चीज़ें। जो मैं स्पेशल बता रहा हूँ ना, इनके लिए एक अलग से डायरी बना लेना, क्योंकि मैं जब पढ़ता था तो मैं अपने जो है ना मैथमेटिक्स के जो स्पेशल चीज़ें हैं ना, उनकी क्या है एक अलग से डायरी बनाता रखता था, जिसमें क्या है मैं हर एग्जाम से पहले उनको रिवाइज करता था, ठीक है। क्योंकि एग्जाम से 5 दिन पहले सिर्फ आपको रिवाइज करना होता है, वो सिर्फ होते हैं कंसेप्ट, कंसेप्ट हमें कैसे रिवाइज करने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें एक डायरी में बनाओ आप, और जो भी चीज़ मैं लिखवाता हूँ ना उनको साथ साथ ले लिया करो, ठीक है। और बाकी ये मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ठीक है, ये मैं लिख के आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये है भाई अपना फॉर्मूला, ठीक है। अब आगे देखिए, मैं 2-3 चीज़ें और बताऊंगा आपको। अब एक और देखिए भाई, ये फॉर्मूला क्यों भूल जाते हैं, अरे इसको ऐसे याद करो, इनको याद, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो आराम से, आज के बाद कभी नहीं बोलोगे मैंने कैसे याद किए थे, मैं मेरे बता रहा हूँ। देखो मैं एक बार इसको सब कुछ से मिटा देता हूँ, अगले पेज पे आता हूँ एक बार सुनना मेरी बात। देखो पहला फॉर्मूला हमारा ये है n इंटू एन प्लस 1/2, पहला फॉर्मूला ये है। ये किसके लिए है, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4, इनके लिए तो ये है। दूसरा फॉर्मूला क्या, देखो दूसरा फॉर्मूला क्या है अपना, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। तो 6 को तोड़ लो आप, 2 × 3 ऐसे रख लो, ऐसे याद रख लो थोड़ी देर के लिए, मैं कभी भी नहीं भूलने दूंगा, मैं भी नहीं भूलता था, मैं भी स्टार्टिंग में भूलता था भाई, लेकिन मैंने ऐसे याद किए थे। और उसके बाद में क्या है, n इंटू n+1/2 इसका होल क्यूब। अब सुनो, नहीं सॉरी स्क्वायर है ये। अब सुनो भाई, सुनिए भाई, आप भूलोगे कैसे नहीं, देखो इनको कंपेयर करना सीखो। कंपेयर कैसे करोगे भाई, देखो यहां पर तो सिंपल था, लेकिन ये क्या है स्क्वायर, और ये क्या है क्यूब, ये क्यूब है। और इसकी पावर अगर देखी जाए तो एक इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। तो इन दोनों को तो करो एक साथ याद, 1 को और 3 को कैसे कर लो, ये देखो अंदर की चीज़ें तो सेम टू सेम है, अंदर की चीज़ें तो सेम टू सेम है, लेकिन इसमें देखो यहाँ पर पावर 2 आ गई, तो ये क्यों आई, यहाँ पर देखो भाई पावर 1 थी, यहाँ पर पावर 3 है, तो डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। तो आप ऐसे याद रख लो इसको, भाई 2 का डिफरेंस था तो भाई पावर यहाँ पर 2 लगा दी। एक याद कर लो ये वाला याद कर लो, बाकी अपने आप याद हो जाएंगे। तो पावर क्या है, हमने 2 लगा दी भाई, इनके इसका पावर 1 थी, इसकी पावर 3 थी, तो डिफरेंस 2 का आया, तो हमने यहाँ पर इसकी स्क्वायर कर दिया, बात खत्म। और इसको कैसे याद करोगे, तो भाई ये n इंटू n+1/2, ये तो इतना सेम टू सेम है, ठीक है, सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो कुछ तो चेंज हुआ होगा। तो हमने क्या किया, नीचे 2 के बाद में 3 आता है तो 3 से गुणा कर दिया, ऊपर जो n+1 था तो इसमें 2n+1 कर दिया। तो इनको थोड़ा ट्रिकी से याद करोगे ना आप, तो कभी भी नहीं बोलोगे, दिमाग में एक सहारा बना लो, एक ट्रिक बना लो कि इनको हमने ऐसे याद किया था, तो कभी भी नहीं बोलोगे आप। इस बात की गारंटी है, एक दिमाग में सेट कर लो कि यार n इंटू n+1/2 तो था हमारा फॉर्मूला, लेकिन स्क्वायर किया था तो नीचे हमने पहले 2 था तो एक 3 से और गुणा किया था, और ऊपर n+1 था तो 2n+1 से हमने गुणा कर दिया था। तो आप कभी भी नहीं बोलोगे, ठीक है। तो ये ऐसे आप याद करना, ठीक है, ठीक है भाई। अब आगे देखिए, आगे देखिए भाई, ठीक है। और लिखो भाई, हमारे कितने पॉइंट हो गए थे, अगला पॉइंट डालो, ठीक है, अगला पॉइंट डालो, जो भी पॉइंट था मैंने ध्यान नहीं है पॉइंट नंबर क्या था, आप डाल लीजिए जो भी अगला पॉइंट है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट n नेचुरल, मतलब जो अपने ओड नंबर है उनका सम क्या होगा, और अपने इवन नंबर है उनका सम जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहला पॉइंट डाल लीजिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक सम संख्या, सम का मतलब होता है इवन, प्राकृतिक सम
संख्याओं का योग, संख्याओं का योग ये आपका क्या होगा? ठीक है भाई। हाँ अरुण बहुत बढ़िया भाई। तो इनका जो है ना प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का सम जो है वो क्या होगा? अभी इसको दिमाग में आप बैठा लो, n इंटू एन प्लस वन। अब देखो पहले क्या था, इसको कैसे याद करोगे? अपना बाई टू था ना, बाई टू था कि नहीं था? लेकिन क्या हुआ, पहले क्या थी, नेचुरल नंबर पूरी थी, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे क्या था कि भाई हमें n मतलब होता था 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे था। तो यहाँ पर जो अपना फॉर्मूला बनता था ये बनता था। लेकिन अब क्या है, सिर्फ इन्होंने क्या बोल दिया कि सिर्फ सम संख्याएं लेनी है भाई। तो सम संख्याएं कौन सी हैं? 2 4 6 8 10 12 14। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो डबल का मतलब यहाँ से 2 से गुणा कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब दिमाग में बैठा लो। तो ये सिर्फ इतना बच गया भाई, सिर्फ और सिर्फ इतना बच गया, फॉर्मूला ये बच गया हमारा, सिर्फ फॉर्मूला ये बच गया n इंटू एन प्लस वन। ठीक है भाई, n इंटू एन प्लस वन, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। और अगला एक पॉइंट और बन जाएगा कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं के योग का औसत क्या होगा। तो एक और लिख लीजिए आप, अगला पॉइंट और लिख लीजिए भाई, अगला पॉइंट और लिख लीजिए भाई। ये पॉइंट और डाल लो कि औसत प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं के योग का औसत के, ठीक है, के है, योग का औसत क्या होगा? तो क्या होगा भाई, औसत में हम सीधा सीधा बात है, n संख्याएं तो n से डिवाइड कर दो, तो हमारा जो है वो n से डिवाइड कर दो। ये हमारा फॉर्मूला था सम का, तो n से डिवाइड कर दिया तो हमारा बन जाएगा n प्लस वन। ठीक है भाई, बिल्कुल आयुष, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब अगला लास्ट और लिख लीजिए, लास्ट फॉर्मूला और लिख लीजिए, एक प्रथम n, एक लास्ट लिख लीजिए, फिर सवालों करते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का योग, ये क्या होगा भाई? तो पहले n विषम संख्याओं का जो योग होगा वो होगा अपना n स्क्वायर। तो इसका औसत कैसे खुद निकालोगे? औसत क्या होगा? तो इसका जो औसत आएगा, अगला पॉइंट डाल लेना, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, तो औसत हो जाएगा अपना n। ये फॉर्मूले थे, नॉर्मल फॉर्मूले हैं। एक बार बताओ समझ में किस किस को नहीं आए, किस किस को नहीं आए वो एक बार कमेंट करो भाई। जिसको समझ में नहीं आए ना, एक बार कमेंट करो कि किस किस को समझ में नहीं आई, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कमेंट करो भाई, किस किस को समझ में नहीं आए, फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ भाई जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ। आई थिंक सभी को समझ में आ गया ना। अब देखिए, अब करते हैं आगे का सीन स्टार्ट। बस 2-3 सवाल कर लेते हैं, उसके बाद में 12:30 अपने जितने भी है ना, आज जो है वो प्रैक्टिस करना घर पे। मैं आपको एक बुक भेजूंगा व्हाट्सएप के ऊपर, जितने भी जिन्होंने मतलब पेड बैच परचेज कर रखा है उन सभी के पास में आज वो व्हाट्सएप पे पीडीएफ आ जाएगी। ठीक है, और उस पीडीएफ में क्या है, सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिनमें आप खुद भी प्रैक्टिस करना घर पे, और यहाँ पर जो डाउट लगे ना आपको वो क्लास में पूछना भी। ठीक है, तो मुझे पर्सनली भेज देना, जो भी डाउट आपको मिले वो आपको अगली क्लास में करवा दिया जाया करेगा। ठीक है, अब देखिए, अब करते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन। 8 हमने कर लिया था ना, 8 हमने कर लिया, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रथम 75 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो सीधी सी बात है, अभी अभी किया है हमने, क्या किया था, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन। तो ये क्या था बाई 2, तो ये है ना प्राकृतिक संख्याओं का n इंटू एन प्लस वन बाई 2। तो सिंपल सा रख दो भाई, n की वैल्यू रख दी, n की वैल्यू 75 आ गई, तो 75 प्लस में a कितना हो गया, 76, अपॉन में
2। अब इसको क्या कर लो, डिवाइड कर लो भाई 38 पे। तो 38 को 75 से आप गुणा कर लो, तो इसका जो है वो आंसर आपका आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 75 इंटू 38। अब आपको है ना, एक मैं समझाऊंगा कल एक क्लास में, अभी कल याद दिलाना मुझे। सबसे पहले एक चीज़ समझाऊंगा मैं आपको। अब देखो, अब इसको आप मान लीजिए क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं मान लो। तो सोल्व करने के लिए आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन इसको कैसे करना है देखो। अच्छा, नन ऑफ देज है, नन ऑफ देज है, कुछ और आएगा देख लो एक बार, चेक कर लो एक बार। अगर नन ऑफ देज है तो नन ऑफ देज आ जाएगा इसका आंसर, लेकिन इसको गुणा कर लेना, ठीक है भाई। तो इसका आंसर आ जाएगा, कल मुझे याद दिलाना, आपको मैं कुछ समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ई है तो ठीक है भाई, इसका आंसर है नन ऑफ देज, ठीक है। अगला देखिए भाई, बिल्कुल बढ़िया भाई, वंशु बहुत बढ़िया, आयुष अच्छा है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 10वें क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले 100 सम संख्याओं का योग। तो सम संख्याओं के लिए हमने फॉर्मूला क्या था हमारा, n इंटू एन प्लस 1 था। तो यहाँ पर 100 इंटू 101, तो क्या आ जाएगा, 100 इंटू 101 आ जाएगा हमारा, ठीक है भाई। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1000, मतलब 100 गुणा में 101 करेंगे तो 1,00,000, और ये सॉरी 10,100, ठीक है। पहला आंसर हमारा हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है भाई। अगला देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखो अब आराम से कर पाओगे आप। अब इसने बोला है प्रथम में 50 विषम संख्याओं का। तो विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर। तो n की वैल्यू कितनी है, 50। तो 50 का स्क्वायर कितना आएगा, 2500। देखो वो चीज़ें जो समझाई हुई अब काम आ रही हैं, वो समझाई हुई चीज़ें अब काम आ रही है। कितना आसान आसान हो गया देख लो। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, ये है आपका एक एपी सीरीज बनती है। तो मैं एपी सीरीज क्या होती है वो समझाता हूँ पहले आपको, कि एपी होती क्या है। आप पहले ये बताओ, अभी तक का जितना पढ़ा है उतना समझ में आया या नहीं आया। मैं कमेंट देख रहा हूँ आपका, एक बार कमेंट में सभी बताओ जितने भी लाइव हुए कि आया या नहीं आया। मैं आपके कमेंट देखता हूँ। हाँ सर, अरुण को भी आ चुका, श्रीनिवास ठीक है, बिल्कुल बढ़िया भाई, समझ में आ रहा है ना, बस तो फिर सही है भाई, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अभी देखना तुम जीरो से हीरो कैसे बनोगे, मेरी गारंटी है भाई। जो चीज़ें पढ़ाऊँ वो ध्यान से पढ़ना, सीरियसली होकर पढ़ना, और जो मैं आपको होमवर्क दूँ ना कि आपको ये करना है वो भी करना है, ठीक है। गारंटी है सिलेक्शन के बहुत, मतलब सिलेक्शन है ना, आप मेहनत कर लोगे ना, गारंटी है सिलेक्शन आपका होगा। विश्वास रखना, हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप सिलेक्शन से नज़दीक ही जाओगे हमेशा। और एक दिन अगर जो पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ लिया आपने, कोई भी चीज़ ऐसी मिस मत करना जो मैंने पढ़ाई हो और आपने ना पढ़ी हो। नहीं समझ में आए 2 बार पूछो, 5 बार पूछो, मैं कराऊंगा। डाउट क्लास लगेंगे स्पेशल, उसमें करवा दूंगा, नो भी फिर भी नहीं आएगा तो, लेकिन आपको करना सबको है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। अब हमारा एपी है, ये एपी क्या होती है, सबसे पहले आप डाल लीजिए एक टॉपिक, डाल लीजिए समांतर श्रेणी। आप एक हेडिंग डाल लीजिए समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होती क्या है, समांतर श्रेणी तो देखिए भाई, समांतर श्रेणी क्या होती है मैं आपको बता दूं, सिर्फ समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, उसके बाद में बाकी क्लासेस कल में करेंगे, ठीक है। अभी समांतर श्रेणी क्या है देखिए, अगर कोई सीरीज हमें मतलब इस तरीके से दे रखी हो कि मान लीजिए जैसे एक हमारे पास में ए प्लस से डी, ये पूरा एक साथ में है भाई, ठीक है। देखिए भाई, ए आ जाए, ए प्लस डी आ जाए, फिर आ जाए मतलब A+2D, फिर आ जाए A+3D। ऐसी जो सीरीज होती है ना, वे हमारी समांतर श्रेणी की सीरीज होती हैं। मतलब क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, डी है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, डी है। और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, डी है। मतलब अगर कोई सीरीज हमें दे रखी है और उन दो, मतलब कि दो डिजिटों के बीच में, दो नंबरों के बीच में हमें हमेशा अगर समान अंतर मिलता है तो वो समांतर श्रेणी होती है भाई। समान अंतर मतलब समांतर श्रेणी। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, अब मान लीजिए मैं आपको ये बोलूं, क्या ये सीरीज समांतर श्रेणी है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, क्या ये समांतर श्रेणी है। तो देखेंगे भाई, यहाँ का डिफरेंस कितना है, 2 है। यहाँ का डिफरेंस कितना है, 2 है। यहाँ का डिफरेंस कितना है, 2 है। यहाँ का डिफरेंस कितना है, 2 है, 2 है। तो मतलब कि ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में
पहला पद को बोलते हैं ए से। तो पहला पद जो होता है ना उसको हम ए से लिखते हैं, लिख लीजिए आप, पहला पद उसको हम हमेशा ए से डिनोट करते हैं भाई, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। और कुल पद को हम एन से डिनोट करते हैं। कुल पद कितने हैं तो उनको हम लिखते हैं एन। और एक जो अंतर है ना उसको बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर, डिफरेंस मतलब सार्व अंतर जो होता है ना उसको हम लिखते हैं डी से। तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहला पद को हम ए लिखते हैं, कुल पद जितने भी हैं उनको हम एन लिखते हैं, और डिफरेंस को हम लिखते हैं डी, बोले तो सार्व अंतर। अब देखिए, अब क्वेश्चन जो है वो क्या बनते हैं, क्वेश्चन क्या बनते हैं देखिए मैं बताता हूँ आपको। आपको मान लीजिए क्वेश्चन ये मिल जाए कि देखना भाई, मैं आपको बोलूं कि एक समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, तो उसके हमें मान लीजिए एक समांतर श्रेणी है, हमें 3 7 और 4 11 और 4 15 और 4 19 और 4 23, मान लीजिए ये है हमारी समांतर श्रेणी। तो अब मुझसे पूछा जाए कि इसका जो सातवां जो मतलब यहाँ पर सातवां जो नंबर आएगा ना वो क्या आएगा, या फिर ये पूछ ले कि इस सीरीज के जो भी सम जो बनेगा वो क्या बनेगा, या फिर इसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो अगर ये चीज़ें हमसे पूछ जाए तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए भाई आसान है। सबसे पहला हम करेंगे कि जो पद निकालना है तो एनवा पद कैसे निकालेंगे। एनवा पद का मतलब यहाँ पर सातवां पद है ना, तो सातवां पद हो चाहे आठवां पद हो उसको हम बोलेंगे एनवा पद। तो एनवा पद हमारा कैसे निकालेंगे, तो देखिए भाई, तो एनवा पद का मतलब यहाँ पर है, इसको डिनोट हम करेंगे टी एन से, स्मॉल टी एन से। ये होता है एनवा पद निकालने का तरीका, मतलब जिसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ए रखेंगे, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है, ए हमारा जो है वो जो पहला जो हमारा क्या था, पहला पद जो है वो हमारा ए है, ठीक है। जय हिंद भाई, जय हिंद। पहला हमारा पद जो है ना वो ए है, और टोटल जितने भी पद हैं वो है हमारे एन। तो एनवा पद तो हमें निकालना ही है, ठीक है। और डी क्या है, डिफरेंस है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एनवा पद निकाल सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है। अभी मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, अभी सिर्फ दिमाग में बैठा लो कि ये फॉर्मूला है, ठीक है भाई। ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है, ये एनवा पद है निकालने का, ठीक है भाई। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में बोला था कि सातवां पद निकालो, तो 6 पद हमें दे रखे थे, सातवां पद हमें निकालना था। तो कैसे निकालते, तो भाई यहाँ पर हम लिखते T7 बराबर, अब ये आंसर कर रहा हूँ मैं, आंसर सातवां पद निकालना हमें। तो सातवां पद कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर हमने 3 रख दिया। पहला पद तो ए ही होता है। एन कितना है, तो एन की वैल्यू क्या है, सातवां पद निकालना है, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 7, और माइनस का 1 हमारा फॉर्मूला है। डिफरेंस कितना है, यहाँ पर भी 4 का, यहाँ पर भी 4 का, यहाँ पर भी 4 का। तो जो हमारा जो सार्व अंतर है वो डिफरेंस जो है वो 4 का है। तो यहाँ पर हमारा जो सातवां पद आएगा 3 प्लस 7 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, इंटू में 4, तो 6 चौक 24 और 3 27। तो हमारा जो ये पद आएगा ये 27 आना चाहिए भाई। क्या ये 27 नहीं आएगा, 23 में अगर 4 जोड़ते 27 ही आता। तो ये हमारा निकल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है भाई। तो ये हमें समझ में आ चुका है कि एनवा पद कैसे निकालते हैं। तो ये तो हमारा हो गया एनवा पद। अब अगर हमें सम निकालना हो, सम कैसे निकालेंगे, तो भाई यहाँ पर सम निकालने का फॉर्मूला, सम को हम डिनोट करेंगे एस एन से। एस का मतलब होता है सम, और एन का मतलब होता है कि भाई पहले एन नंबर्स का सम निकालना है, पहले एन नंबर्स का सम हमें निकालना है। तो देखिए भाई इसको कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये फॉर्मूला लिख लीजिए भाई। इसके 2 फॉर्मूले बताऊंगा। एक तो फॉर्मूला ये है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक फॉर्मूला तो आपका ये है, ठीक है। तो n क्या है, इसमें जो है ये n क्या है, तो नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब कितनी संख्या, कितनी टोटल मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हैं। यहाँ पर a क्या है, a हमारी पहला पद है। यहाँ पर d क्या है, डिफरेंस है। ये बातें मैंने आपको बता भी दी हैं। तो अब क्या बचा, तो इसको सोल्व करेंगे ना, मान लीजिए, तो सोल्व कर लेते हैं। तो हमारा जो है एक फॉर्मूला और लिख लीजिए, एक फॉर्मूला और लिख लीजिए सम निकालने का। एक फॉर्मूला और लिख लीजिए कि n/2 इंटू बाई फर्स्ट टर्म, मतलब पहली टर्म क्या है, प्लस लास्ट टर्म क्या है। पहली टर्म क्या है और लास्ट टर्म क्या है, वो दोनों जोड़ दो और दो
n/2 से गुणा कर दो। तो ये हमारा होता है सम निकालने का तरीका। तो अब देखते हैं हमारा जो हमने क्वेश्चन किया था ना, इसको कैसे करेंगे ये वाला। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ ऊपर, जिससे आप यहीं पे समझ जाओगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ भाई। चलो मैं इसको मिटाता नहीं हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे ना। स्क्रीनशॉट लेना आपको किसी को। आप देखिए भाई, तो यहाँ पर 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27। तो यहाँ पर हमारा ए जो है वो 3 है, और टोटल जो टर्म्स है ना ये इनको जोड़ लो भाई, 7 टर्म्स हैं। नंबर ऑफ टर्म्स 7 हैं, और डिफरेंस कितने का है, 4 का है। ये बात हमें समझ में आ चुकी है। तो नीचे आ जाते हैं। तो देखिए इस फॉर्मूले में रखेंगे भाई, तो मिटाना पड़ेगा भाई, ऐसे बात बनेगी नहीं, मिटाना पड़ेगा, ऐसे बात बनेगी नहीं, क्योंकि स्क्रीन जो है ना वो छोटी पड़ जाएगी। मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो यहां पर हमारा फॉर्मूले में हम रख रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूले रखते हैं। तो फॉर्मूला देखिए भाई, एस एन। तो पहला एन कितनी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें 7 हैं, 7/2 इंटू, पहले निकालते हैं फर्स्ट नंबर क्या है, तो फर्स्ट नंबर हमारा दे रखा है 3। तो यहां पर फर्स्ट नंबर 3 आ गया, और लास्ट नंबर कितना है भाई, 27। तो लास्ट नंबर आ गया 27। तो यहाँ पर जोड़ोगे आप, तो 27 और 3 कितना बनेगा, 30। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा कितना, ये बन गया भाई 30। और 30 को करो 2 से काटोगे, ठीक है, तो 15 6 90, 15 7 105। तो 105 है इसका सम। आप जोड़ के देख लो, इसका जो सम आएगा वो 105 ही आएगा, ठीक है। और एक तरीका जो दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं भाई, इससे क्या आता है, इससे भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ से देखिए भाई, इस फॉर्मूले से देखते हैं नीचे वाले से। तो एस एन बराबर n/2। तो n की वैल्यू कितनी है, 7/2, ठीक है भाई। 2a, तो a कितना था हमारा, 3 था पहला पद, तो 3 दूनी 6 होता है, ठीक है भाई। प्लस n का यहाँ पर वैल्यू थी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, 7 थी, तो 7 माइनस 1 कितना आएगा, 6। डिफरेंस कितना था, 4 का। तो यहाँ तक 6 चौक 24, और 24 और 6 कितना होता है, 30। तो यहाँ से भी अपना क्या बन गया, यहाँ से भी अपना 30 बन गया भाई, यहाँ से भी अपना 30 बन गया। तो यहाँ पर भी 15 7 105, तो 105 यहाँ से आंसर आया। तो दोनों तरीकों से हमारा जो आंसर है वो सेम आया है। तो दोनों तरीके जो है ना, दोनों फॉर्मूले लिख लीजिए आप, कि ये फॉर्मूला भी होता है सम के, और ये वाला भी होता है। दोनों फॉर्मूले से हम सम निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये है हमारा नंबर ऑफ सम निकालने का, टोटल सम निकालने का, ठीक है। एक चीज़ और लिख लीजिए आप, अगर मान लीजिए हमें कोई सीक्वेंस दे रखी है, तो उसमें ये पूछ ले, मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो एक और लिख लीजिए, सबसे लास्ट है, फिर उसके बाद में क्लास को बंद करते हैं, ठीक है भाई। तो ये लास्ट है आपका, इसके बाद में क्लास को ख़त्म करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो मैंने दे रखा है ना स्क्रीन के ऊपर, ये आपको घर पे करने हैं, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, ये 4 सवाल जो है ना आपको घर पे करने हैं। तरीका मैंने समझा दिया है, बाकी कल मैं भी करवा दूंगा, नहीं समझ में आपको आएंगे तो। अब देखिए अगला जो है ना, वो आप लिख लीजिए हेडिंग, मतलब फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कितनी टर्म्स हैं इस सीरीज में, इस सीरीज में कितनी टर्म्स हैं टोटल, तो वो निकालेंगे कैसे। देखिए भाई, मान लीजिए आपको मैं एक सीक्वेंस दे देता हूँ, 1 2 3 4 5, और मान लीजिए मैं दे दिया 1100 तक, 1100 तक है ये। तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, ये तो सिंपल साफ साफ दिख रहा है हमें, 1100 तक है तो 1100 टर्म्स होंगी। लेकिन फॉर्मूले से हमें पता करना है कि ये फॉर्मूला सही भी है या नहीं है। तो जो फॉर्मूला है ना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का, वो लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला आपका लिख लीजिए भाई, लास्ट टर्म, मतलब कि लास्ट टर्म जो होगी ना वो माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट में से फर्स्ट को आप घटा दीजिए और डिवाइड कर दीजिए डी, मतलब कि डिफरेंस के साथ में, और उसके बाद में उसमें एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ दीजिए। तो देखते हैं भाई ये फॉर्मूला काम करता नहीं करता। लास्ट टर्म क्या कितनी है, 1100, फर्स्ट टर्म कितनी है, 1, तो 1100 में से 1 घटा दीजिए भाई, तो 1100 ये रहा, और इसमें 1 घटा दीजिए, और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस यहाँ पर कितना है, 1 ही है, तो यहाँ पर 1 है, प्लस का कितना रखना है, हमें 1 रखना है। तो यहाँ से देखिए 1100 माइनस 1, और यहाँ से आप कितने आएगा, अपना आ जाएगा मतलब 1099। तो यहाँ से 1099, तो ये आ गया भाई, और प्लस का 1 जो है ये वाला आ गया, तो टोटल 1100 बन जाएंगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितनी है, 1100 ही तो है। तो ये है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला। तो ये भी आप लिख लीजिए भाई। बताओ भाई, अब तक जो आज की क्लास में जो करवाया वो समझ में आया नहीं आया, पहले एक बार ये बताओ, फिर क्लास को खत्म करते हैं। ये फॉर्मूला लिख लेना भाई, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लेना भाई। ये +1 है ना जो, ये बिल्कुल अलग है भाई, ये अलग है, कभी इसको साथ में ले लो,
ऊपर नहीं है, ये ऊपर वाला ब्रैकेट अलग है, ठीक है, ये अलग है और ये अलग है। मैं दोबारा लिख देता हूँ, कभी कंफ्यूज ना हो जाओ आप। देखो ये फॉर्मूला है भाई, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अपॉन डी फॉर डिफरेंस, और ये प्लस का जो वन है ना ये अलग है, ठीक है, ये चीज़ मत भूल जाना भाई। अब देखो भाई, ये मैंने आपको सब कुछ करवा दिया आज, अपना जो भी है लगभग काम करवा दिया है। अब आ जाते नीचे, देखो भाई ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, कल मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। 12 नंबर का क्वेश्चन आप खुद करोगे और 13 नंबर का क्वेश्चन भी आप खुद करोगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना जिसके पास में पीडीएफ नहीं हो। 14 नंबर क्वेश्चन भी आप खुद करोगे, मैं करवा दूंगा वैसे दोबारा, लेकिन घर पे प्रैक्टिस करना जिससे आपको ये लगे कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये 15 नंबर का क्वेश्चन जो है ना ये भी खुद करने की कोशिश करना, लेकिन नहीं भी आएगा तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो ये 5 सवाल आपको करने हैं घर के लिए, ठीक है भाई। आप बताओ कुछ किसी को समझ में नहीं आया तो बता दो, बाद में इसको क्लास को बंद करते हैं। एक बार ये बता दो क्लास में समझ में आया या नहीं आया, फिर क्लास को, आज की क्लास को बंद करते हैं। एक बार कमेंट में बता दो। और हाँ, जिसने मतलब बैच जैसे फ्री क्लास चल रही है अभी, जिसने अगर मतलब पेड बैच लेना हो तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं बाकी डिटेल आपको भेज दूंगा। पेड बैच में आपको बेनिफिट जो होगा ना वो सिर्फ आपको ये होगा, देखो पेड बैच अगर खरीदना है 299 का बैच है, इसमें 2 फायदे होंगे आपको, 2-3 फायदे हो जाएंगे। फायदा नंबर 1, जितना भी स्टडी मटेरियल होगा ना, चाहे आपका मैथमेटिक्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीएस का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो, सारा स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में ही मैं आपको बता दूं कि मतलब पीडीएफ वगैरह तो मिलती रहेंगी, इसके अलावा जितनी भी डाउट क्लासेस आपकी स्पेशल लगवाई जाएंगी, और सैटरडे संडे को एडवांस लेवल की क्लासेस लगेंगी, जिसमें क्वेश्चन जो होंगे वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो थोड़े सबसे अलग रहेंगे, वो मतलब यहाँ पर फ्री क्लासेस में करवाया नहीं जाएगा। मंडे टू फ्राइडे चलेंगे आपकी फ्री क्लासेस, जिनको आप कोई भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सैटरडे संडे को स्पेशल क्लासेस लगेंगी, जिसको सिर्फ पेड वर्जन वाले ही भाई देख सकते हैं, उसके अलावा कोई मतलब कि उसको नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो जो है ना वो आपके पेड के लिए रखी गई स्पेशल क्लासेज। ये फ्री क्लासेस थी तो ये सभी के लिए ओपन रहेगी, और जो सैटरडे संडे को जो अपनी स्पेशल क्लासेस होंगी वो होगी अपनी पेड वर्जन के लिए, ठीक है भाई। तो बहुत बढ़िया भाई, अरुण कुमार बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर, ठीक है भाई। और ठीक है, यस सर, ओके, ठीक है भाई। चलो अब क्लास को बंद करते हैं। अभी मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा व्हाट्सएप पे, उस पीडीएफ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, कितने क्वेश्चन आप कर पाते हो, और जो नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं करवा दूंगा, ठीक है। बाय, टेक केयर। क्लास को बंद करते हैं, ठीक है भाई।